कक्षा 10 के छात्रों के लिए श्रवण कौशल का आकलन है। यह परीक्षा सीबीएसई द्वारा आयोजित की जा रही है। इस सुनने की परीक्षा में 4 कार्य शामिल हैं। अब आपके पास प्रश्नों को पढ़ने के लिए 30 सेकंड है। कार्य एक। आप स्मरण शक्ति बढ़ाने के बारे में कुछ सुझाव सुनेंगे। नीचे दिए गए नोट्स को पढ़िए, फिर शिक्षक के सुझाव सुनिए और केवल एक या दो शब्दों में नोट्स पूरे कीजिए। शिक्षक, अब मैं जानता हूँ कि आप सभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको आपकी याददाश्त सुधारने के कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। तैयार है? अपने दिमाग का व्यायाम करने के लिए क्रॉसवर्ड पहेलियां और शतरंज आदि खेलें। चिंता करने से चीजें भूलने लगते हैं, इसलिए अपने रोजमर्रा के जीवन में तनाव कम करने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखने के लिए अपने मन में यादगार चित्र बनाइए। जो बातें सीखनी हो, उन्हें जोर से कई बार दोहराइए। जब आपको चीजें याद करनी हो, तो उन्हें समूहों में बांटने की कोशिश करें। ध्यान, मेडिटेशन करने का प्रयास करें। यदि आप इन सरल सुझावों का पालन करेंगे, तो आपकी याददाश्त बेहतर होगी और आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप अब रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनेंगे। कार्य एक। आप स्मरण शक्ति बढ़ाने के बारे में कुछ सुझाव सुनेंगे। नीचे दिए गए नोट्स को पढ़िए, फिर शिक्षक के सुझाव सुनिए और केवल एक या दो शब्दों में नोट्स पूरे कीजिए। शिक्षक, अब मैं जानता हूँ कि आप सभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको आपकी याददाश्त सुधारने के कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। तैयार है? अपने दिमाग का व्यायाम करने के लिए क्रॉसवर्ड पहेलियां और शतरंज आदि खेलें। चिंता करने से चीजें भूलने लगते हैं, इसलिए अपने रोजमर्रा के जीवन में तनाव कम करने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखने के लिए अपने मन में यादगार चित्र बनाइए। जो बातें सीखनी हो, उन्हें जोर से कई बार दोहराइए। जब आपको चीजें याद करनी हो, तो उन्हें समूहों में बांटने की कोशिश करें। ध्यान, मेडिटेशन करने का प्रयास करें। यदि आप इन सरल सुझावों का पालन करेंगे, तो आपकी याददाश्त बेहतर होगी और आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब आपके पास अपने उत्तरों की जांच करने के लिए 10 सेकंड है। कार्य दो। आप होमवर्क के बारे में बात करते हुए तीन लोगों को सुनेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, फिर बातचीत सुनिए और हर वाक्य के लिए ए, बी या सी में से सही विकल्प चुनिए। आप रिकॉर्डिंग 2 बार सुनेंगे। महिला। स्कूल का होमवर्क जो कई घरों के लिए परेशानी का कारण है, पर ऑस्ट्रेलिया के दो शिक्षाविदों ने गहराई से अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि छोटे प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए होमवर्क का शैक्षणिक उपलब्धि पर बहुत कम या लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेचल कार्बोनेल ने इस पुस्तक के लेखकों रिचर्ड वॉकर और प्रोफेसर माइक हॉर्सली से उनके विचारों पर बातचीत की। रमेश, मैं समझता हूँ कि इस विषय पर काफी असहमति है, लेकिन आम सहमति यही है कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए होमवर्क बहुत लाभदायक नहीं है। जूनियर हाई स्कूल के छात्रों के लिए इसके फायदे बहुत सीमित हैं और सीनियर हाई स्कूल के छात्रों के लिए ही कुछ हद तक उचित लाभ मिलते हैं। अगर हम होमवर्क में माता-पिता की भूमिका पर सोचें, जहां माता-पिता बच्चों के होमवर्क में जरूरत से ज्यादा नियंत्रण रखते हैं या दखल देते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से फायदेमंद नहीं है, है ना? लेकिन जहां माता-पिता केवल मार्गदर्शन देते हैं, वहां यह स्थिति छात्रों के लिए लाभकारी होती है। दुर्भाग्य से बहुत कम माता-पिता ऐसा करते हैं। ज्यादातर लोग नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन यदि वे पीछे रहकर सहयोग करें, तो यह बच्चों की स्वायत्तता, स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। महिला। हालांकि शोध यह दिखाता है कि छोटे बच्चों के लिए होमवर्क का कुल मिलाकर सीमित महत्व है, फिर भी उसने होमवर्क के मूल्य को पूरी तरह नकारा नहीं।
उदाहरण के लिए यह कहा गया कि होमवर्क बच्चों में समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारित करने और कार्यों को पूरा करने जैसे कौशल विकसित करने में मदद करता है। श्याम, हाँ, लेकिन सच्चाई यह है कि दिए गए होमवर्क की गुणवत्ता उसकी मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। हमारा मानना है कि शायद बहुत अधिक होमवर्क दिया जाता है, जो मूल रूप से कक्षा में किए गए काम का ही अभ्यास और दोहराव होता है। महिला, मुझे लगता है कि यह पुस्तक मूल्यवान है क्योंकि यह केवल छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षकों और माता पिता के लिए भी लिखी गई है। मूल रूप से यह होमवर्क पर दोबारा सोचने का सुझाव देती है ना? रमेश, हाँ, उदाहरण के लिए यह सुझाव देती है कि शिक्षकों को एक व्यवस्थित होमवर्क पाठ्यक्रम विकसित करना चाहिए। यानी जब शिक्षक अपने पाठ्यक्रम की योजना बनाएं, तो उसी समय होमवर्क की भी योजना बनानी चाहिए। अक्सर होमवर्क बाद में जोड़ दिया जाता है। इसीलिए हमारा एक उद्देश्य यह है कि होमवर्क की योजना को अधिक उन्नत, अधिक संरचित और अधिक व्यवस्थित बनाया जाए। श्याम, एक और बात यह है कि होमवर्क को अक्सर एक व्यक्तिगत गतिविधि के रूप में देखा जाता है, लेकिन यदि आप होमवर्क को सामाजिक और सांस्कृतिक प्रकृति की गतिविधि मानते हैं, तो आप छात्रों के लिए अलग-अलग प्रकार के होमवर्क निर्धारित करेंगे। यदि आप ऐसा मानते हैं, तो आप सहयोगात्मक सीखने पर अधिक जोर देंगे। आप इस बात पर भी जोर देंगे कि छात्रों को अपने होमवर्क में माता-पिता और अन्य लोगों से सहायता की आवश्यकता होती है, न कि केवल इस विचार पर कि छात्र घर पर अकेले बैठकर अलग-थलग होकर होमवर्क करे। आप अब रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनेंगे। कार्य 2, आप होमवर्क के बारे में बात करते हुए 3 लोगों को सुनेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, फिर बातचीत सुनिए और हर वाक्य के लिए ए, बी या सी में से सही विकल्प चुनिए। महिला, स्कूल का होमवर्क जो कई घरों के लिए परेशानी का कारण है, पर ऑस्ट्रेलिया के दो शिक्षाविदों ने गहराई से अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि छोटे प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए होमवर्क का शैक्षणिक उपलब्धि पर बहुत कम या लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेचल कार्बोनेल ने इस पुस्तक के लेखकों रिचर्ड वॉकर और प्रोफेसर माइक हॉर्सली से उनके विचारों पर बातचीत की। रमेश, मैं समझता हूं कि इस विषय पर काफी असहमति है, लेकिन आम सहमति यही है कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए होमवर्क बहुत लाभदायक नहीं है। जूनियर हाई स्कूल के छात्रों के लिए इसके फायदे बहुत सीमित हैं और सीनियर हाई स्कूल के छात्रों के लिए ही कुछ हद तक उचित लाभ मिलते हैं। अगर हम होमवर्क में माता-पिता की भूमिका पर सोचें, जहां माता-पिता बच्चों के होमवर्क में जरूरत से ज्यादा नियंत्रण रखते हैं या दखल देते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से फायदेमंद नहीं है, है ना? लेकिन जहां माता-पिता केवल मार्गदर्शन देते हैं, वहां यह स्थिति छात्रों के लिए लाभकारी होती है। दुर्भाग्य से बहुत कम माता-पिता ऐसा करते हैं। ज्यादातर लोग नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन यदि वे पीछे रहकर सहयोग करें, तो यह बच्चों की स्वायत्तता, स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। महिला, हालांकि शोध यह दिखाता है कि छोटे बच्चों के लिए होमवर्क का कुल मिलाकर सीमित महत्व है, फिर भी उसने होमवर्क के मूल्य को पूरी तरह नकारा नहीं। उदाहरण के लिए यह कहा गया कि होमवर्क बच्चों में समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारित करने और कार्यों को पूरा करने जैसे कौशल विकसित करने में मदद करता है। श्याम, हाँ, लेकिन सच्चाई यह है कि दिए गए होमवर्क की गुणवत्ता उसकी मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। हमारा मानना है कि शायद बहुत अधिक होमवर्क दिया जाता है, जो मूल रूप से कक्षा में किए गए काम का ही अभ्यास और दोहराव होता है। महिला, मुझे लगता है कि यह पुस्तक मूल्यवान है क्योंकि यह केवल छात्रों के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षकों और माता पिता के लिए भी लिखी गई है। मूल रूप से यह होमवर्क पर दोबारा सोचने का सुझाव देती है ना? रमेश, हाँ, उदाहरण के लिए यह सुझाव देती है कि शिक्षकों को एक व्यवस्थित होमवर्क पाठ्यक्रम विकसित करना चाहिए। यानी जब शिक्षक अपने पाठ्यक्रम की योजना बनाएं, तो उसी समय होमवर्क की भी योजना बनानी चाहिए। अक्सर होमवर्क बाद में जोड़ दिया जाता है। इसीलिए हमारा एक उद्देश्य यह है कि होमवर्क की योजना को अधिक उन्नत, अधिक संरचित और अधिक व्यवस्थित बनाया जाए। श्याम, एक और बात यह है कि होमवर्क को अक्सर एक व्यक्तिगत गतिविधि के रूप में देखा जाता है, लेकिन यदि आप होमवर्क को सामाजिक और सांस्कृतिक प्रकृति की गतिविधि मानते हैं,
तो आप छात्रों के लिए अलग अलग प्रकार के होमवर्क निर्धारित करेंगे। यदि आप ऐसा मानते हैं तो आप सहयोगात्मक सीखने पर अधिक जोर देंगे। आप इस बात पर भी जोर देंगे कि छात्रों को अपने होमवर्क में माता-पिता और अन्य लोगों से सहायता की आवश्यकता होती है, न कि केवल इस विचार पर कि छात्र घर पर अकेले बैठकर अलग-थलग होकर होमवर्क करें। अब आपके पास अपने उत्तरों की जांच करने के लिए 10 सेकंड है। कार्य 3, आप लोगों को स्वस्थ भोजन के बारे में बात करते हुए 5 छोटे अंश सुनेंगे। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए, फिर उन अंशों को सुनिए और प्रत्येक कथन एजी को वक्ता 1 से 5 तक मिलाइए। 2 कथनों की आवश्यकता नहीं होगी। आप रिकॉर्डिंग 2 बार सुनेंगे। वक्ता 1, स्वस्थ भोजन का अर्थ सख्त डाइट अपनाना, बहुत पतला रहना या अपनी पसंद का खाना छोड़ देना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अच्छा महसूस करना, अधिक ऊर्जा पाना, मन को शांत रखना और खुद को जितना हो सके उतना स्वस्थ रखना। अधिकतर लोग स्वस्थ भोजन को अधिक सब्जियां, कम वसा, अधिक फल, अधिक मछली और अधिक दुबला मांस खाने से जोड़ते हैं। स्वस्थ आहार वह होता है जो सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने या सुधारने में मदद करता है। यह मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसे कई गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। स्वस्थ आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्वों की सही मात्रा लेना और पर्याप्त पानी पीना शामिल होता है। एक स्वस्थ आहार में वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संतुलन होना चाहिए। वक्ता 2, स्वस्थ आहार वह होता है जो सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने या उसे बेहतर बनाने में मदद करता है। यह मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसे कई गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए बहुत आवश्यक है। एक स्वस्थ आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्वों की सही मात्रा का सेवन और पर्याप्त पानी पीना शामिल होता है। स्वस्थ आहार में वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संतुलन होना चाहिए। वक्ता 3, किशोरों का मानना है कि स्वस्थ भोजन में संयम, संतुलन और विविधता होनी चाहिए। इस जानकारी के बावजूद उन्हें स्वस्थ भोजन से जुड़े सुझावों का पालन करना कठिन लगता है और वे अक्सर ऐसे खाद्य पदार्थ खा लेते हैं जिन्हें वे अस्वस्थ जानते हैं। अस्वस्थ भोजन के कारणों में समय की कमी, स्कूलों में स्वस्थ भोजन की सीमित उपलब्धता और स्वस्थ भोजन के नियमों का पालन करने को लेकर चिंता की कमी शामिल है। वक्ता 4, स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि हम चीजें कैसे खरीदते हैं और अस्वस्थ भोजन के बीच क्या संबंध है। अचानक की गई खरीदारी, इंपल्स बाइंग का नाश्ते की आदत से गहरा संबंध होता है। अचानक खरीदारी भले ही अपने आप में सुखद गतिविधि हो, लेकिन यह अक्सर ऊब, बोरियत के कारण होती है। ऊब का अधिक खाने में सीधा संबंध होता है। वक्ता 5, युवाओं में अस्वस्थ भोजन से बचने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों में बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी शामिल किया जाना चाहिए। जब बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, उस समय माता पिता और बच्चों के संबंध इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा तरीका जिसमें दोनों पीढ़ियां शामिल हों, उसे किशोरों द्वारा अनुभव किए जा रहे बड़े बदलावों के साथ साथ उनके माता पिता द्वारा झेली जा रही चुनौतियों पर भी ध्यान देना चाहिए। आप अब रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनेंगे। कार्य 3, आप लोगों को स्वस्थ भोजन के बारे में बात करते हुए 5 छोटे अंश सुनेंगे। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए, फिर उन अंशों को सुनिए और प्रत्येक कथन एजी को वक्ता 1 से 5 तक मिलाइए। 2 कथनों की आवश्यकता नहीं होगी। वक्ता 1, स्वस्थ भोजन का अर्थ सख्त डाइट अपनाना, बहुत पतला रहना या अपनी पसंद का खाना छोड़ देना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अच्छा महसूस करना,
अधिक ऊर्जा पाना, मन को शांत रखना और खुद को जितना हो सके उतना स्वस्थ रखना। अधिकतर लोग स्वस्थ भोजन को अधिक सब्जियां, कम वसा, अधिक फल, अधिक मछली और अधिक दुबला मांस खाने से जोड़ते हैं। स्वस्थ आहार वह होता है जो सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने या सुधारने में मदद करता है। यह मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसे कई गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। स्वस्थ आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्वों की सही मात्रा लेना और पर्याप्त पानी पीना शामिल होता है। एक स्वस्थ आहार में वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संतुलन होना चाहिए। वक्ता 2। स्वस्थ आहार वह होता है जो सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने या उसे बेहतर बनाने में मदद करता है। यह मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसे कई गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने के लिए बहुत आवश्यक है। एक स्वस्थ आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्वों की सही मात्रा का सेवन और पर्याप्त पानी पीना शामिल होता है। स्वस्थ आहार में वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का संतुलन होना चाहिए। वक्ता 3। किशोरों का मानना है कि स्वस्थ भोजन में संयम, संतुलन और विविधता होनी चाहिए। इस जानकारी के बावजूद उन्हें स्वस्थ भोजन से जुड़े सुझावों का पालन करना कठिन लगता है और वे अक्सर ऐसे खाद्य पदार्थ खा लेते हैं जिन्हें वे अस्वस्थ जानते हैं। अस्वस्थ भोजन के कारणों में समय की कमी, स्कूलों में स्वस्थ भोजन की सीमित उपलब्धता और स्वस्थ भोजन के नियमों का पालन करने को लेकर चिंता की कमी शामिल है। वक्ता 4। स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि हम चीजें कैसे खरीदते हैं और अस्वस्थ भोजन के बीच क्या संबंध है। अचानक की गई खरीदारी, इम्पल्स बाइंग का नाश्ते की आदत से गहरा संबंध होता है। अचानक खरीदारी भले ही अपने आप में सुखद गतिविधि हो, लेकिन यह अक्सर ऊब, बोरियत के कारण होती है। ऊब का अधिक खाने में सीधा संबंध होता है। वक्ता 5। युवाओं में अस्वस्थ भोजन से बचने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों में बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी शामिल किया जाना चाहिए। जब बच्चे किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, उस समय माता पिता और बच्चों के संबंध इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा तरीका जिसमें दोनों पीढ़ियां शामिल हों, उसे किशोरों द्वारा अनुभव किए जा रहे बड़े बदलावों के साथ साथ उनके माता पिता द्वारा झेली जा रही चुनौतियों पर भी ध्यान देना चाहिए। अब आपके पास अपने उत्तरों की जांच करने के लिए 10 सेकंड है। कार्य 4। आप संयुक्त परिवारों पर एक भाषण सुनेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़िए, फिर अंशों को सुनिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए ए, बी या सी में से सही विकल्प चुनिए। आप रिकॉर्डिंग 2 बार सुनेंगे। एक एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली में पति, पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार की अवधारणा, जिसमें चाचा चाची, मामा मामी, चचेरे ममेरे भाई बहन और दादा दादी सभी एक साथ रहते हैं, एकल परिवार की अवधारणा से भिन्न होती है। कई देशों में परंपरागत रूप से संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, लेकिन साथ ही एकल परिवारों की अवधारणा भी लोकप्रिय होती जा रही है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि संयुक्त परिवार के कई लाभ होते हैं। एकल परिवार की ओर लोगों को आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा लाभ यह है कि दंपति को अपने घर में निजता मिलती है। लोग अपने तरीके से जीवन जी सकते हैं और जो चाहें कर सकते हैं। वहां बड़ों द्वारा तय की गई सीमाएं नहीं होती। संयुक्त परिवार में बड़े लोग छोटों को कुछ काम करने से रोकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह उनके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आज की पीढ़ी बहुत समझदार है। वे जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, और उनके पास इतना विश्लेषण करने की क्षमता होती है कि वे खुद को सीमित करना पसंद नहीं करते। इसके बजाय वे स्वतंत्रता चाहते हैं ताकि जीवन में जो चाहें कर सकें और हासिल कर सकें।
संयुक्त परिवार के लाभ अनेक हैं। जब भी जरूरत हो, परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलता है। यदि सभी परिवारजन साथ रहते हैं, तो बाहर से मदद मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आप नौकरी पर जाते हैं, तो आपके बच्चे घर पर अकेले नहीं रहते। दिन के समय कई चोरी की घटनाएं इसीलिए होती हैं क्योंकि घर में कोई मौजूद नहीं होता। लेकिन संयुक्त परिवार में चोरी की घटनाएं कम हो जाती हैं। आप अपने सुख दुख परिवार के साथ बांट सकते हैं। परिवार का हर सदस्य अपनी राय देता है और मिलकर निर्णय लिया जाता है। किसी एक व्यक्ति पर निर्णय लेने का बोझ नहीं होता। यह सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है। संयुक्त परिवार की मूल नींव सभी सदस्यों के लिए स्वस्थ और निस्वार्थ नैतिक मूल्यों का होना है। संयुक्त परिवार में व्यक्ति को हमेशा बड़ों से मार्गदर्शन मिलता है क्योंकि वे अधिक अनुभवी होते हैं। वे बाहर की मदद पर निर्भर रहने के बजाय पोते पोतियों की देखभाल करते हैं। संयुक्त परिवार में बड़े हमेशा हमारे हर निर्णय में मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देने के लिए मौजूद रहते हैं और उनके अनुभव हमें अधिक समझदार बनाते हैं तथा एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम कितने समझदार हैं। क्या हम अपने विचारों से पहले दूसरों के दृष्टिकोण को सुनते हैं या नहीं? खुला मन रखना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और आगे बढ़ना, यही संयुक्त परिवार को आदर्श परिवार बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। आप अब रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनेंगे। कार्य 4, आप संयुक्त परिवारों पर एक भाषण सुनेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़िए, फिर अंशों को सुनिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए ए, बी या सी में से सही विकल्प चुनिए। एक एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, में पति, पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। संयुक्त परिवार की अवधारणा, जिसमें चाचा चाची, मामा मामी, चचेरे ममेरे भाई बहन और दादा दादी सभी एक साथ रहते हैं, एकल परिवार की अवधारणा से भिन्न होती है। कई देशों में परंपरागत रूप से संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, लेकिन साथ ही एकल परिवारों की अवधारणा भी लोकप्रिय होती जा रही है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि संयुक्त परिवार के कई लाभ होते हैं। एकल परिवार की ओर लोगों को आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा लाभ यह है कि दंपति को अपने घर में निजता मिलती है। लोग अपने तरीके से जीवन जी सकते हैं और जो चाहें कर सकते हैं। वहां बड़ों द्वारा तय की गई सीमाएं नहीं होती। संयुक्त परिवार में बड़े लोग छोटों को कुछ काम करने से रोकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वह उनके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आज की पीढ़ी बहुत समझदार है। वे जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, और उनके पास इतना विश्लेषण करने की क्षमता होती है कि वे खुद को सीमित करना पसंद नहीं करते। इसके बजाय वे स्वतंत्रता चाहते हैं ताकि जीवन में जो चाहें कर सकें और हासिल कर सकें। संयुक्त परिवार के लाभ अनेक हैं। जब भी जरूरत हो, परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलता है। यदि सभी परिवारजन साथ रहते हैं, तो बाहर से मदद मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आप नौकरी पर जाते हैं, तो आपके बच्चे घर पर अकेले नहीं रहते। दिन के समय कई चोरी की घटनाएं इसीलिए होती हैं क्योंकि घर में कोई मौजूद नहीं होता। लेकिन संयुक्त परिवार में चोरी की घटनाएं कम हो जाती हैं। आप अपने सुख दुख परिवार के साथ बांट सकते हैं। परिवार का हर सदस्य अपनी राय देता है और मिलकर निर्णय लिया जाता है। किसी एक व्यक्ति पर निर्णय लेने का बोझ नहीं होता। यह सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है। संयुक्त परिवार की मूल नींव सभी सदस्यों के लिए स्वस्थ और निस्वार्थ नैतिक मूल्यों का होना है। संयुक्त परिवार में व्यक्ति को हमेशा बड़ों से मार्गदर्शन मिलता है क्योंकि वे अधिक अनुभवी होते हैं। वे बाहर की मदद पर निर्भर रहने के बजाय पोते पोतियों की देखभाल करते हैं। संयुक्त परिवार में बड़े हमेशा हमारे हर निर्णय में मार्गदर्शन और प्रोत्साहन देने के लिए मौजूद रहते हैं और उनके अनुभव हमें अधिक समझदार बनाते हैं तथा एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम कितने समझदार हैं। क्या हम अपने विचारों से पहले दूसरों के दृष्टिकोण को सुनते हैं या नहीं? खुला मन रखना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और आगे बढ़ना, यही संयुक्त परिवार को आदर्श परिवार बनाने का सबसे अच्छा तरीका है।
अब आपके पास अपने उत्तरों की जांच करने के लिए 10 सेकंड है। यह परीक्षा यहीं समाप्त होती है।